अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। मैं आपको पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता देता हूं, लेकिन जो सिंपल और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अच्छा, अब सबसे पहले जो है इसमें चैप्टर नंबर 7 में एक चीज हाँ जी नोट कर लें कि दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम नहीं छोड़ सकते इसको। चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि हम इस सेक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं इन अ बेटर वे। फिलहाल सबसे पहले तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जिसपे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को यूज करते हैं, दैट इट इटसेल्फ एक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब उसको हमें बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें फौरन उसके वर्ड से ही समझ आ जाता है, उसके नाम से पता चल जाता है कि जिसमें हम अपनी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और कंप्यूटर में प्रॉब्लम से मुराद ये है, जैसे लेट्स से मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर आपको एग्जांपल दूं तो प्रॉब्लम से मुराद जैसे कि अगर आपने कॉपी करना सीखना है, कॉपी करना है, कुछ पेस्ट करना है, कुछ एक वेब पेज बनाना है, जैसे एग्जांपल आप बड़ी बड़ी करते जाओ जैसे मर्जी, जैसे कि मैं एक वेबसाइट बनाने की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की बात करता हूँ, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है। इनिशियली ये प्रॉब्लम्स है और इनका सोल्यूशन उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास ना कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो पैटर्न रिकॉग्निशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, हर एक में साथ एग्जाम्पल है वो नहीं छोड़ सकते। पैटर्न रिकॉग्निशन आ जाए तो एग्जाम्पल जरूरी है, एब्स्ट्रैक्शन आ जाए या बेशक वहां पर डीकम्पोजिशन आ जाए, डीकम्पोजिशन भी एक शॉर्ट है, उसको भी मार्क करें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। बट ये कि ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सामने है, ठीक है जी। और उसमें अगर लेट से किसी बच्चे का सवाल होगा, सर पेज नंबर 125 पे डीकम्पोजिशन की एग्जांपल है, आपने उसमें कहा कि जी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिखते, तो क्या मुझे ये सारी एग्जांपल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? नो, जस्ट आप उसकी हेडिंग्स लिख दें बस काफी है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक बर्ड हाउस को बनाने की ना एग्जांपल दी थी, तो जस्ट आप उसके ये जो डार्क बोल्ड पॉइंट्स है ना, डिजाइन द बर्ड हाउस, गैदर मटेरियल्स, बस ये वाले पॉइंट्स लिखने काफी है, या डायग्राम बना दे तब भी चलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पैटर्न रिकॉग्निशन में अब ये जो नीचे पैटर्न की एग्जांपल है वो दें, या ऊपर एक एग्जांपल है, वो जो ऊपर एक एग्जांपल है ना कि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया एक स्टूडेंट के होमवर्क का कि वो होमवर्क मिस करके जा रहा था, तो वो उस तरह से वो सारी जो है आप लोग जो है वो वाली एग्जांपल कर लें तो वो भी ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट वाली जो एग्जांपल है वो भी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 127 पे एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन के नीचे जो है उसकी एग्जांपल सिंपल जो दी हुई है, मेकिंग अ कप ऑफ टी, हाई लेवल के स्टेप्स लिखना, यानी कि उसमें ही होता है कि अननेसेसरी चीजें हम छोड़ देते हैं, जो डिटेल्ड चीजें होती हैं जिससे मतलब कि जिसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, हम उन चीजों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये यहां तक आपकी काम कवर हो गया। नेक्स्ट आता है एल्गोरिथम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एल्गोरिथम द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, सिमुलेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये चार आप पहले बेशक मार्क कर लें। और ये दो क्वेश्चन जो है ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है जी, इनको कभी भी छोड़ के मत जाइएगा। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम में आपने डेफिनेशन लिखनी, साथ में एग्जांपल देनी। एग्जांपल जो 7.3 फिगर में दी हुई है, केक बेक करने वाली, आप वो भी दे सकते हो, टी मेकिंग की एग्जांपल दे दें, आप बोर्ड पर राइट करने की कुछ एग्जांपल दे दें, वट एवर जो भी आपने कहना। स्टेप्स मतलब स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ना, तो वो जो स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिखने के, वो जो किसी भी सोल्यूशन को हम स्टेप्स की फॉर्म में तरतीब में लिखते हैं ना, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। अगर उनको रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो वो एल्गोरिदम, और अगर उसको सिंबल्स की शेप में, सिंबल्स की फॉर्म में, जो सिंबल्स हमें फ्लो चार्ट की तरफ से मिलते हैं, यानी कि इसकी तरफ से अलाउड है, तो हम लोग जब उसको उन सिंबल्स के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे उसी सोल्यूशन को, तो उसको बोलेंगे फ्लो चार्ट। ये बड़े अच्छे तरीके से हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर सारा, अगर किसी को किसी टॉपिक में मसला है तो वो वहां प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में इसकी इंपॉर्टेंस ये है ना कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो ना, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ना प्रॉब्लम को सोल्व करने का, वो होता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला फेज है। अगर आप एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप उसका आंसर कभी नहीं कर पाओगे। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा, बुक पे ही मिलेगा। पेज नंबर 127 पे एल्गोरिथम था, एंड देन पेज नंबर 129 पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, पेज नंबर 129 पे, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ से स्टेप आप जो पॉइंट्स हैं वो लिखें, हेडिंग्स के नाम लिखें, साथ में कोई कोशिश करें कि आधी आधी लाइन जो है वो आप लाजमी तौर पे एक एक सेंटेंस लिखें। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है जी सोल्यूशन सिलेक्शन। अच्छा, इसका क्वेश्चन ना असल में मैंने इसलिए लिखा है कि एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हेडिंग चले आप तैयार कर लें, पेज नंबर ये है 130, 7.2.3 पे सोल्यूशन सिलेक्शन क्या चीज है।
जब हमारा सारा सोल्यूशन बन जाता है ना, तो हम कोई एक सोल्यूशन थोड़ी ना निकालते हैं, हमने तो पॉसिबल सोल्यूशंस निकाले होते हैं। किसी भी एक प्रॉब्लम के कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम जो होती है ना, उसके मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। अ सिंगल प्रॉब्लम हैज मेनी सोल्यूशंस, उनमें से हमने बेस्ट सोल्यूशन चूज करना होता है, ठीक है। यानी कि जो सबसे अच्छे वाला सोल्यूशन होगा ना, हम उसको चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट सोल्यूशन, या उसको एफिशिएंट सोल्यूशन कहते हैं। अब हमने वो एफिशिएंट सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया, ओके, तो ये सोल्यूशन सिलेक्शन का स्टेप कहलाएगा। अक्सर सवाल ये जाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी बेसिस पे आप कहते हो कि ये सोल्यूशन हमारा सबसे बेस्ट है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कुछ फीचर जो हमने नोट किए, वो था कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम थी, ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम लेगा अपने आप को कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि वो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैंने लेट्स से एक प्रॉब्लम के कोई 3 सोल्यूशन निकाले हैं ना, सोल्यूशन नंबर 1, 2 एंड 3, एक ने 4 सेकंड लिए, मतलब एक सोल्यूशन 4 सेकंड में निकल आया, एक 6 सेकंड का सोल्यूशन है जो अपने आप को एग्जीक्यूट करने में 6 सेकंड ले रहा है, और एक 10 सेकंड ले रहा है, तो ऑब्वियसली मैं इस सोल्यूशन को पिक करूंगा जिसमें टाइम कम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली फिर इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम होंगे, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स उससे ज्यादा और इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स उससे ज्यादा, तो हम इसको एफिशिएंट सोल्यूशन कहते हैं। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे ना हम एक सोल्यूशन को बेस्ट सोल्यूशन कहते हैं या एफिशिएंट कहते हैं, और उसी बेस पे हम उसको फिर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 130 पे ही एक डेफिनेशन है, ये अब एल्गोरिथम के डिजाइन मेथड्स हैं जिनमें आता है जी फ्लो चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल तैयार करना है, लाजमी तैयार करना है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और इसके अंदर हम कुछ सिंबल्स यूज करके तो इस फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, आप लाजमी तौर पे पढ़ें, हेडिंग्स के नाम भी तैयार करें, कोशिश करें कि एक एक लाइन साथ लाजमी तैयार हो। आप ऐसे करेंगे, आप 2 पॉइंट्स कर लें, 3 कर लें, लेकिन हेडिंग्स के साथ करें, सारे ना करें बेशक। अगर 4 हैं लेट्स से, तो आप चारों ना करें, आप 3 कर लें, ठीक है, लेकिन आप फिर उनके साथ जो है ना अच्छे तरीके से अंदर जो है 2 कर लें बेशक, लेकिन आप अंदर हेडिंग तैयार करेंगे। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेशन ये है, बेहतर तरीका ये है कि आप चारों स्टेप्स के नाम तैयार करें, साथ में एक एक लाइन आधी आधी लाइन जो है ना वो आप अपनी वर्डिंग में बेशक लिख दें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। नेक्स्ट आता है सूडो कोड। सूडो कोड प्लस उसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, मैं एक चीज बताता जाऊं कि पेज नंबर 131 पे जो सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट के, उनमें से भी सवाल आ सकता है कि ओवल शेप सिंबल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या रेक्टेंगल प्रोसेस या रेक्टेंगल सिंबल जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनपुट आउटपुट सिंबल कौन सा होता है। सिंपल सा सवाल भी आ सकता है। वैसे तो ज्यादातर चांस इसका ये होता है कि ये 110% एमसीक्यू में कवर हो जाएगा, इसका एक एमसीक्यू आना ही आना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यू में कवर ना हुआ तो ऑब्वियसली फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये टॉपिक सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्लो चार्ट, अगर हम बात करें कि ये जो डायग्राम्स है क्या ये आ सकती है, तो समझ लीजिए कि 100 में से ना मैं समझता हूँ कि 5% चांसेस होंगे कि शायद आपको कोई फ्लोचार्ट बनाने को कह दिया जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि आप इसके ऊपर टाइम लगाने की निस्बत बेहतर ये है कि आप इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को तैयार करो, अगर आ गया तो फिर चॉइस पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 के साथ कैसे हमने चॉइस पे उसको मैनेज करना है। तो मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्लो चार्ट तैयार करें। हाँ, अगर बच्चा अगर तैयार कर सकता है जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं, करें, बहुत अच्छी बात। अदरवाइज ये कोई रिकमेंडेड चीज नहीं है, फ्लो चार्ट्स नहीं आते होते, ठीक है, शॉर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आते बनाने को। पेज नंबर 134 पे क्वेश्चन है सूडो कोड का। सूडो कोड तैयार करें, व्हाट इज सूडो कोड, और साथ में उसकी एग्जांपल है पेज नंबर 135 पे, आप उसकी एग्जांपल तैयार करें। डिटरमिनिंग वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड इज अ फंडामेंटल टास्क इज प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस। An even number is divisible by 2 without any remainder, and whereas an odd number has a remainder of 1 when divided by 2। असल में मैंने सारा आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमने इस प्रॉब्लम के लिए ना एक एल्गोरिदम है, उसका हमने सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड और एल्गोरिदम में ये फर्क होता है कि एल्गोरिदम थोड़ा सा ज्यादा कोड की तरह लिखा जाता है, लेकिन सूडो कोड तो बिल्कुल ही एक रफ लैंग्वेज होती है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, स्टेप्स को समझाने के लिए, ठीक। तो आप सूडो कोड करें, साथ उसकी ये एग्जांपल करें। सूडो कोड की एग्जांपल आ सकती है, आपको कहा जा सकता है एल्गोरिदम लिखने का कहा जा सकता है। तो ये 2 पोर्शन जो है ना ये आप नहीं छोड़ेंगे, आप इसकी एग्जांपल्स पेज नंबर 135 वाली जरा सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। आप बाकी भी रीड कर लें, एक आध बार पढ़ लें, लेकिन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका नहीं है। वाई यूज सूडो कोड, हम सूडो कोड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आप लाजमी ऐड करें, साथ आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए, ठीक है, बल्कि वो लिखा हुआ नीचे वाई यूज सूडो कोड, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज मैं बताता जाऊं कि आपको अक्सर ये चांस होता है कि एल्गोरिदम वर्सेस फ्लो चार्ट,
डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। तो ये दो क्वेश्चंस भी आपके ऑब्वियसली तैयार हो जाएंगे जब आपने ये सारा पोर्शन तैयार कर लिया, तो ये भी आपके बड़े आराम से तैयार हो जाने हैं। ठीक है, आप अदरवाइज टेबल तैयार करें सूडो कोड और फ्लो चार्ट का भी, तो इनको इन यानी कि तीन जो चीजें हमने पढ़ी है ना, तीन टर्म्स पढ़ी है, इनका डिफरेंस दो का किसी का भी आ सकता है। पेज नंबर 139 पे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एंड देन आता है ड्राई रन का कॉन्सेप्ट। ड्राई रन में ज्यादा चांस नहीं होगा ड्राई रन के आने का, या मतलब उसको कहे कि आपको न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, इसका ड्राई रन निकाल कर दिखाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ड्राई रन की डेफिनेशन फिर आप एक बचती है, वो आप कर लें, फिर उसको छोड़ने का फायदा नहीं है। सिर्फ पेज नंबर 140 पे जो इसकी ड्राई रन की डेफिनेशन है, नथिंग एल्स। इसके अलावा सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिमुलेशन, उसके बेनिफिट्स, उसकी एग्जांपल्स ये तैयार करना है। तो कई चीजों में जो है वो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे इस पोर्शन पे ये तकरीबन, और ये वाला पोर्शन, ये तकरीबन पूरा पूरा टॉपिक ही बन जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। वरना चैप्टर नंबर 7 इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें सब हम पर्टिकुलरली वो दो क्वेश्चन कैसे ट्रेस कर सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको इस चैप्टर में बड़ी मेहनत चाहिए होगी। लार्प का जो सवाल है, लार्प का क्वेश्चन सिंपल, व्हाट इज अ लार्प एंड व्हाई लार्प इज इंपॉर्टेंट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, आप ड्राइंग, फ्लो चार्ट्स एंड लार्प, ये सारा प्रैक्टिकल का पोर्शन आप अभी फिलहाल छोड़ सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकल पोर्शन में डेफिनेटली इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और जिस बच्चे ने, हाँ, यहाँ से कमांड्स तैयार करें, 143 पे इसकी कमांड्स के नेम लिखे हुए हैं, वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वो आप लाजमी तौर पर तैयार करें। मैं एमसीक्यूज की बात ही नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो आप लोग लाजमी तैयार करें। ठीक है जी, दो ही शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक में। अदरवाइज नेक्स्ट आता है डिबगिंग, पेज नंबर 145 पे डिबगिंग की डेफिनेशन है एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। डिबगिंग, टाइप्स ऑफ एरर्स और डिबगिंग टेक्निक्स है। 7.7.2 सेक्शन है डिबगिंग टेक्निक्स 146 पे। ये ले जी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने, इसके अलावा आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको कुछ सवाल हो तो वो लाजमी तौर पे पूछेगा। अदरवाइज इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।